अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैट बाय जाहिद। दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी कैट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में फिजिक्स का पार्ट 1, जिसमें हम 20 एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे रेंडमली फ्रॉम द बुक्स। इसके बाद जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो मैं टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप वो उस चैनल को उस जो टेस्ट सेशन को मिस ना कर सकें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द टोटल एसआई यूनिट्स आर। टोटल एसआई यूनिट्स, ये बिल्कुल सिंपल बट द ट्रिकिएस्ट वन क्वेश्चन। आप मोस्टली जो है वो स्टूडेंट कह देते हैं जी इसका आंसर 7 है, लेकिन मैं पहले बता दूं इसका आंसर 7 नहीं है। आंसर इज डेल्टा। डेल्टा आंसर क्यों है एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दोस्तों, सिस्टम इंटरनेशनल में जो 1960 में कमेटी बैठी थी उसने डिसाइड किया था कुछ यूनिट्स को हम बेस कहेंगे, कुछ डिराइव्ड हैं, कुछ जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जो हमारे पास यूनिट्स हैं टोटल एसआई यूनिट्स, बेस 7 है, डिराइव्ड जो है वो अनगिनत है यानी इनफिनाइट है, जितने मर्जी डिराइव कर लें, और सप्लीमेंट्री 2 है। अब देखें क्वेश्चन था टोटल एसआई यूनिट्स आर, ये नहीं पूछा कि एसआई कौन से। अब अगर तो वो कहता है एसआई बेस, क्योंकि एसआई यूनिट हम उन्हें कहेंगे जो सिस्टम इंटरनेशनल ने खुद बनाए। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने तो ड्राइव भी बनाए, सप्लीमेंट्री भी बनाए, तो वो तो अनगिनत है। तो दैट इज व्हाई आंसर इज डेल्टा। हाँ, अगर यहां पे लिखा होता है टोटल एसआई बेस यूनिट्स आर, यहां पे बेस लिखा होता तो दस डेफिनेटली 7 आता। अगर लिखा होता है एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो जाहिर बात है फिर अल्फा ऑप्शन आ जानी थी। तो देखिए एक एमसीक्यूज में हमने 3 एमसीक्यूज क्लियर कर लिए। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर तो आप इस यानी टेस्ट सेशन को खुद सोल्व करना चाहते हैं तो जस्ट वीडियो पॉज करें, खुद सोल्व करें। अगर नहीं आता तो फिर मैं तो करवा ही रहा हूं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अली मेजर्स अ लेंथ ऑफ आयरन रॉड विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जी? विच विल गिव द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। हमने बताना है कि ये दी गई ऑप्शन में से कौन सी प्रिसाइज वैल्यू देगा। याद रखने का आसान तरीका, ये अक्सर जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है चैप्टर 1 का फिजिक्स का, उसमें से है स्क्यू गेज इज आंसर। मैं अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ट्रिक आपने बस याद रखनी है। लेसर द लीस्ट काउंट मोर विल बी द प्रिसीजन। इसका मतलब कि लीस्ट काउंट का जो है वो प्रिसीजन के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं प्रिसीजन को पी से शो करूं तो ये देखें जी, ये जो है हमारे पास रिलेशन डिराइव होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट। लेसर द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज विल बी द इंस्ट्रूमेंट, यानी स्क्यू गेज की लीस्ट काउंट सबसे कम है इनमें, तो इस वजह से इसकी वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज होगी। नेक्स्ट, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड एंड द टाइम ऑफ द 20 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज 20 सेकेंड। द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड इज, परसेंटेज बताना है सिंपल, चैप्टर 1 में से आंसर इज चार्ली। रीजन भी सुन ले। देखिए जी, एरर कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। कितनी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन? 20 बताया गया, तो जस्ट हमने वैल्यू पुट की है। अब आपके सर इस कैलकुलेटर के बगैर ये कैसे करना है? वेरी इजी, जस्ट हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। सिंपल, हम जानते हैं एक पॉइंट खत्म किया नीचे 10 आ गया। अब आप मुझे बताएं ये वाला 0 और ये 20 वाला 0, ये दोनों 0 ऊपर वाले इस 2 0 को काट देंगे, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 2, तो आंसर क्या आया? 1/2। अब 1/2 तो कैलकुलेटर के बगैर हो सकता है ना, तो 1/2 क्या होता है? 0.5। तो देखिए आपने एमकेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेटर के बगैर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट है जी, एन एक्सपेरिमेंट मेजर्ड क्वांटिटीज A, B, C एंड D, C तक ही है। देन X इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला if the percentage error in A, B, C are this respectively, the percentage error in X will be। यानी उसने हमें ये आंसर है, मैं रीजन की तरफ चलता हूं, ये फार्मूला दिया है। इस फार्मूले में उसने कहा कि A का परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है, B की 13 है, C की 2 है। आप मुझे इस फार्मूले की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो हम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम ऐड करते हैं, और अगर कोई पावर फैक्टर हो तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या मैं कहना चाहता हूं ये देखें। अब मुझे बताएं A के केस में कोई पावर नहीं था तो सिंपल हमने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख दी। इसी तरह 2
बी की जो है वो 13 है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन पावर 2 थी तो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सी में केस में देखिए 2 थी अनसर्टेनिटी, तो साथ में क्या है 3, तो 3 को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारे पास जो आंसर आया 13। नेक्स्ट चलते हैं जी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। पहली तो बात यहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यही क्लियर हो जाता है, याद रखें इसके वाई एक्सिस पे क्या है जी एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे क्या है जी टाइम। तो जब भी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आएगा तो आपने याद रखना है ये हमें वेलोसिटी देगा। क्या आप इस तरह भी इस चीज को डिराइव कर सकते हैं, मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है जी v इंटू टी, ये ले जी v बटा टी आना था, ये ले जी v इंटू टी मल्टीप्लाई बाय टी, ये वाला टी जो मैं नीचे वो लिख रहा हूं। अब मुझे एक बात बता दें, ये वाला टी और ये वाला टी कट गया, पीछे क्या बचा v, तो आप इधर से भी प्रूव कर सकते हैं कि वेलोसिटी आएगी। लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन है कि एक पार्ट ऑब्जेक्ट ए से यहां तक मूव किया है, तो इसके दरमियान ये वाला जो एरिया है ये हमने अगर फाइंड कर लिया तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे सामने क्या बना हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है फार्मूला हाफ हाइट इनटू बेस। तो हाइट क्या है हमारे पास 10, बेस क्या है जी 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 55 आंसर आ गया, दैट इज चार्ली। तो उम्मीद है कि ये आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो भी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है जी द चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, चेंज इन मोमेंटम बताना है। इसका आंसर जो है वो बहुत सिंपल, लेकिन कंफ्यूज हो जाती है दो बातों में, जीरो में और कांस्टेंट में। असल में कंफ्यूजन इस बात पे होती है कि अगर यानी बुक में ना एक क्वेश्चन किया हुआ, यकीनन एक बोंगा सा क्वेश्चन है, जीरो अगर वैल्यू लें तो कुछ लोग कहते हैं जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है। इस चक्रों में मत जाएं, ये और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं बस आपको बता रहा हूं, आपने इसका आंसर लगाना है जीरो। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर कांस्टेंट भी होगा, वो कब होगा वो भी सुनिए। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। अगर तो वह चेंज का जिक्र करे, सिंपल चेंज का वर्ड यूज करे, तो फिर तो जीरो आएगा, क्योंकि दो सेम वैल्यूज को अगर माइनस करें, मसलन पहली वैल्यू 2 है और एंड फाइनल भी 2 है, तो यकीनन इसका जो आंसर है वो जीरो ही आएगा। हां अगर वो पूछता टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, दो अलग बातें हैं। चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब स्टार्ट में भी 2 था, एंड पे भी 2 है, बस दैट्स इट। और चेंज इन का मतलब कि दोनों को माइनस करे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी कंसीडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ इट रिप्रेजेंट्स द मोशन। ये हमें बताना ये मोशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 के जहां पे मोशंस वाली इक्वेशंस लिखी हुई हैं, वहां पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 2 ग्राफ बने हुए हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन आया और ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपने याद रखना है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है जी, वेलोसिटी की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती जा रही, यहां पे आई वेलोसिटी की वैल्यू, फिर इधर से जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस के लोगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, लेकिन इन नेगेटिव प्लेन। क्या मतलब, ये देखिए जब मैं अगर कोई बॉल को अपवर्ड फेंकता हूं तो जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती है, तो एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी जीरो, तो फिर वापस आना स्टार्ट कर जाता है। जब वापस आता है तो इसका मतलब अब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन चेंज किया हमने। तो दिस इज द रीजन हम कहते हैं अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, यानी जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाके जीरो, और वापस जब आता है तो माइनस में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा डिस्टेंस का, तो वो भी इसी के साथ मैं चूंकि एमसीक्यूज क्लियर करता है, चलो हम तैयारी कर रहे हैं ना, हमारा मकसद तो तैयारी करना है, तो ये भी एमसीक्यूज याद रखें। इस तरह का डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नहीं, डिस्टेंस का ये ग्राफ बनेगा। और यहां पे याद रखें ऑलवेज, यहीं पे बताना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड। जब भी कोई चीज अपवर्ड फेंकी जाएगी तो उसका ग्राफ वेलोसिटी का यही होगा और डिस्टेंस का ये वाला होगा। नेक्स्ट है जी अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल 40 डिग्री। ये बड़ा मजे वाला क्वेश्चन है। विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स रेंज इज r1 एंड अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल 40 विद द वर्टिकल
मुझे इस चीज को सर्कल करने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड इट्स रेंज इज R2। हमने बताना है कि R1 और R2 में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे ग्राफ से समझाना चाहूंगा। देखें, एक वो प्रोजेक्टाइल कह रहा है जी व्हाइट कलर का है, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है 40 डिग्री, और दूसरा जो है वो 40 डिग्री है विद वाई एक्सिस, ये देखिए वर्टिकल के साथ, और वो मैं रेड कलर से शो किया हुआ है। तो वो कह रहा है ये भी 40 एंगल है, ये भी 40 है, लेकिन चूंकि हम एंगल लेते ही अलोंग द एक्स एक्सिस हैं, तो याद रखें रेड वाले का एंगल कितना होगा 60। कैसे मैंने फाइंड किया 60? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एंगल, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एंगल लूं तो ये 90 का होगा ना। अब टोटल एंगल हो गया हमारे पास 90, ये वाला कितना है 40, तो 90 माइनस 40, तो जब 90 में से 40 हम माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 60। मुझे बताएं, जब 60 एंगल आ गया और दूसरा एंगल 40, अब आपको याद है कि व्हेन टू एंगल्स एडिड एंड द इक्वल सम जो है उनका 90 आ जाए, द रेंजेस विल बी सेम, दैट इज व्हाई अल्फा इज द ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि 40 प्लस 60 इज 90। अगर आपको नहीं पता तो इसको आप याद रख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब भी अगर इसकी जगह अब ये लिख दे जी, अगर मैं आपको बताऊं 30 लिख दें, यानी इसको हम 30 कर देते हैं और इसकी जगह हम कर देते हैं जी दोनों, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारे पास, यहाँ पे 60 नहीं आना, क्योंकि 40 में से 9 माइनस करें तो यहाँ पे 50 आएगा हमारे पास। जब 50 आएगा हमारे पास तो यहाँ पे 50 आएगा, तो 40 प्लस 50 90। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपने याद रखना है। यानी 30 प्लस 60 करेंगे तो तब भी हमारे पास 90 आएगा, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन, वॉक्स 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ एंड देन क्लाइम्स अप वर्टिकली अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड वर्क डन हमने बताना है बाय द ग्रेविटी कितना होगा। वेरी सिंपल, अगर सिंपल सी लॉजिक आपने याद रखनी है, लेट मी गिव डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। ये एक प्यारे से नन्हे मुन्ने ऑफिस बॉय हैं, ये देखिए यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की, यहां से जर्नी स्टार्ट की, चूंकि यहां पे उसने बकेट पकड़ी हुई है, मैं यहां पे बकेट बना देता हूं। ये जो बाल्टी, जो बकेट उसने पकड़ी हुई है, इस बकेट के अंदर वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जबकि मूव किस तरफ कर रहा है, इस तरफ। अब इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल बना, 90। जब एंगल दोनों के दरमियान 90 बना तो अब आप समझ गए होंगे वर्क डन कोस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन भी जीरो होगा। अब इसी तरह अब पहला पार्ट तो समझ आ गया ना, हॉरिजॉन्टली जब वो चलता है तो वर्क डन नहीं होगा। अब क्लिम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस चलता है, देखो स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, तो यहां पर तक तो कोई वर्क डन नहीं होगा। इस केस में भी वर्क डन नहीं होगा, रीजन मैं पीछे शेयर कर चुका हूं। वर्क डन ओनली इन द केस ऑफ वर्टिकल हाइट, तो हम सभी हाइट इकट्ठी कर लेंगे, यानी हमने यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट पता कर लेनी है, दैट इज 5 मीटर। तो सिंपल, जब हमें हाइट पता चल गई तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो है अगर मूव करे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कोई बॉडी हाइट गेन करे तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में बंदा ऊपर ही तो जा रहा है, हाइट ही तो गेन कर रहा है, तो वर्क डन विल बी इज इक्वल टू, लिखा वर्क डन विल बी इक्वल टू द mgh, fh लिखा हुआ है, वो सिंपल आप जानते हैं फार्मूला, ये थोड़ा सा इसके पीछे छुप गया, आपने याद रखना है W इज इक्वल टू FH इन, और F की वैल्यू लगा देंगे और 5 की वैल्यू लगा देंगे। और ये मैंने ऊपर रीजन लिखी हुई है कि F कहां से आया, क्योंकि mg जो है हम उसकी जगह F भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, द टू मैसेज 1 and 9 ग्राम आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम। वेरी इजी, आंसर इज बीटा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी 1:16 कह दे, ये कुछ कह दे तो आपने याद रखना है। कैसे? ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है, ये बुक में हम टीचर्स एमकेट के लेक्चर्स में खुद डिराइव करवाते हैं, ये बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, आपने भाई ये नोट कर लेना है, यहाँ पे स्टार बना देता हूं। इस रेस में क्या होता है, मास और मोमेंटम का क्या रिलेशन बनना है, यानी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम, यही इक्वेशन शो कर रही। अगर ये हमारे पास मास 1 है तो मोमेंटम 1 होगा, इसी तरह मास 2 होगा तो मोमेंटम 2 हो जाएगा। तो इसको रिलेट करके हमने ये इक्वेशन डेवलप की, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। मास m1 क्या है 1 और ये 3, अंडर रूट लेंगे तो 1/3 हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज बीटा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाला है। 2 ट्रक्स, 1 लोडेड विद A
and other unloaded with B are moving and have the same kinetic energy. That is the key point. Same kinetic energy. The mass of A is double than that of B. Brakes are applied, यानी कि चल रहे हैं, brakes are applied to both and brought to rest. उन्हें rest में लाया गया. If the distance covered by the A coming to the rest is S1 and by the B is S2, दोनों में क्या रिलेशन होगी? यानी ट्रक है, दोनों ही भरे हुए हैं, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, एक लोडेड है और एक अनलोडेड है, बी वाला अनलोडेड है. अब वो पूछ रहा है कि दोनों में डिस्टेंस कितना कवर करेंगे. आंसर इज अल्फा. अब यहां पे समझ में आती है एक और कंसेप्ट. पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर लूं, फिर मैं वो भी डिस्कस करता हूं. देखिए जी, वर्क डन लग रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी. चूंकि वर्क डन की वजह से कार मूव करती है तो इसका मतलब वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो चूंकि उसने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज सेम. उसने मैस सेम नहीं कहा, वेलोसिटी सेम नहीं कहा, उसने कहा काइनेटिक एनर्जी इज सेम. जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इधर देखिए मैस पे तो डिपेंड ही नहीं हो रहा, तो हम सिंपल कह देते हैं जी सेम काइनेटिक एनर्जी है तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा. दैट इज वाई. अब यहां पे कंसेप्ट समझ में आता है भाई, जो लोडेड है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको रोकने हुए ज्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी और वो अपने इनर्शिया की वजह से आगे चले जाएगा बजाय कि अनलोडेड. तो ये चीज ना ले, हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, वो रियलिटी है, ये हम आइडियल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, बस आपने याद रखना है ये एमसीक्यू. नेक्स्ट, the figure shows the vertical section of the frictionless surface. A block of mass 2 kg is released from the position A. Kinetic energy reaches from the position. हम करते क्या है जी, मोस्टली क्वेश्चन आता है कि बॉडी यहां से यहां पे गई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं पॉइंट ए से. अब क्वेश्चन उलट कर दिया, अब बॉडी यहां पे थी, यहां पे आ गई, यानी यहां से रिलीज होकर यहां पे आ गई और यहां पे कहता है हमें बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो हमारे पास हाइट कितनी होगी, डेफिनेटली हम जो हाइट लेंगे दैट विल बी दिस हाइट जो मैंने रेड कलर से शो की हुई है, ये वाली हाइट होगी. अब ये वाली हाइट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कितनी है 14, तो ये वाला कितना है 77. तो हम करेंगे क्या, 14 में 7 माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 7. डिफरेंस लेते हैं, बच्चों वाला सवाल है ये, तो ये वाला मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये हम इस तरह फाइंड करेंगे. जब हमारे पास हाइट आ गई तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh फार्मूला लगाएं और आंसर निकाल लें. नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ. यानी हमने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन वेक्टर दोनों चीजें ड्रॉ की गई हैं, वो हमें क्या चीज देंगी, द आंसर विल बी द फोर्स. वाई, रीजन सुने, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है जी डिस्टेंस. ये चीज क्लियर हुई. अब हमने इसका स्लोप, और स्लोप क्या होती है, हम जानते हैं कि स्लोप जो है वो हम वाई एक्सिस ओवर यानी tan थीटा की इक्वल होती है ना, tan थीटा. तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये वैसे आपको पता ही होगा, अगर आप एमकैट कर रहे हैं तो ये वाली छोटी छोटी बेसिक चीजें पता होती हैं. तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर आएगा, यानी ऊपर हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी और नीचे लिख लेंगे डिस्टेंस, एनर्जी ओवर डिस्टेंस. ये चीज क्लियर हुई. यानी एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, मीटर. तो मुझे बताएं जाउल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जाउल की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और नीचे आ गया हमारे पास मीटर. तो देखें ये मीटर आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, न्यूटन. तो इस तरह भी हम डिराइव कर सकते हैं, यानी यूनिट जब हमें पता चल जाए न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो हम इस तरह भी तो बता सकते हैं कि ये फोर्स देगा. देखें जी स्लोप, ये मैंने यहाँ पे फिर ड्राइव कर दिया, ये दोनों मैच जो है आपस में कैंसिल होंगे. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट है जी, एन एलिवेटर मोटर्स प्रोड्यूस वाट यानी 3000 वाट पावर, द स्लोप विद विच इट कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम मैस. वेरी सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. हमारे पास ये दिया हुआ फार्मूला, v इधर आ जाएगा, रीअरेंज करेंगे और f की जगह हमने mg लिख दिया बस, क्योंकि बॉडी हाइट गेन कर रही है, तो सिंपल बीटा इज द आंसर. नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एमसीक्यूज का आंसर सुन के आपको मजा आने वाला है. आपने याद रखना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए इसको कंपेयर करना है. कंपेयर विद व्हाट, ये देखें ये हमारे पास है जी ओरिजिनल इक्वेशन,
और नीचे वाली जो है ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, एक्स की जगह एक्स आ गया, एक्स नोट की जगह ये आ गया, साइन की जगह ये आ गया, ओमेगा टी की जगह क्या आया, ये वाली सारी टर्म। तो अब हमने इसको कंपेयर कर लिया, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी। अब ओमेगा की जगह क्या आता है, 2 पाई ओवर टी, तो यहां पे मैंने 2 पाई ओवर टी लगाया। अब यहां पे पाई कट जाएगा और ये वाला जो स्मॉल टी है ये पूरी टर्म भी टी है, ये भी कट गई। पीछे क्या बचा, यहां पे बचा 2 ओवर टी इंटू 100। रीअरेंज करेंगे तो टी इज इक्वल टू हमारे पास 2 ओवर 100 आ जाएगा, जो कि 0.02 के इक्वल है। दैट इज द आंसर। यानी इस तरह हम कंपेयर करके चीजों का आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट है जी, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन जरा सी ट्रिक चेंज है। SHM एम्पलीट्यूड A है, हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी V, इट्स स्पीड एट द एम्पलीट्यूड कितनी होगी। अब यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है। देखें जी, मैं कहता हूं एक बॉडी ये सेंटर है, ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट्स है दोनों। अब क्वेश्चन है कि बॉडी यहां से यहां मूव करके गई और यहां से वापस मूव करके आई, यहां से इस तरफ जाएगी और यहां से फिर वापस आ जाएगी। अगर उसका एम्पलीट्यूड उसने बताया हुआ है A, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बताई हुई है V नॉट। अब हम कहते हैं कि टोटल जो है यहां से सेंटर से यहां तक का जाने का डिस्टेंस, अगर मैं यहां पे कलर चेंज करके बताऊं ताकि आसानी हो जाए, सिर्फ इस चीज का डिस्टेंस जो रेड कलर शो किया हो, यहां से यहां जाने का डिस्टेंस जो है, यानी डिस्प्लेसमेंट जब इतना होगा तो हमें बताना होगा कि एम्पलीट्यूड जब हाफ होगा, यहां से यहां तक सॉरी, ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यहां तक होगा तो हमें बताना होगा कि कितना इसकी वेलोसिटी का टाइम होगा। तो सिंपल देखें, वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट उसने हमें दिया हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यूज पुट की, ये x जो है इस x के साथ कट जाएगा और ये ऑलरेडी बटे में ये नीचे आ जाएगा, तो 1/4। अब मुझे बताएं 1 - 1/4 जो है 3/4 होता है, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म वर्टिकल field is established between the two parallel plates in this held conducting the sphere of mass m is suspended from a string of length 1 if the sphere charge q1 coulomb and if the lower plate is charged positively। यानी ये डायग्राम दिखाई गई है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, q पे पॉजिटिव चार्ज है और ये सारा नीचे पॉजिटिव चार्ज है। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है, तो बताएं कि इसके टाइम पीरियड पे क्या असर होगा। सिंपल याद रखें, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। चलिए मैं इसको आपको पहले बताता हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एमकेड में नहीं आते, लेकिन चूंकि हमने तैयारी करनी है, खुदा ना खास्ता आ ना जाए। वैसे भी बच्चे जब किप्स से स्टेप से बड़े बड़े अदारों से तैयारी करते हैं तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन आए होते हैं, तो बस उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं भी ये क्वेश्चन करवा दिए, वरना ये एमकेड में नहीं आते इतने। अपने टेंशन नहीं लेनी कि आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं मेरी वीडियोस देख के एमकेड की, तो आप परेशान होने शुरू हो जाएंगे ये कैसे क्वेश्चन है। ये जस्ट हम जैसे कहते हैं ना, रेडी अपनी डू योर बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, परेशान के लिए तैयार रहना चाहिए, तो वो हम तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल जो है हमारे पास t इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी, जी मतलब कि एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हमने a लिखा है एक्सेलरेशन। अब मुझे बताएं जब ये पेंडुलम मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, चार्जेस की रिपल्शन वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, तो यानी वेट की एक फोर्स है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फोर्स है, तो इसकी नेट फोर्स क्या होगी, W - FE। तो F की जगह हमने MA लिख दिया, इसकी जगह mg लिख दिया, और ये हमने सेकंड ईयर में पहले चैप्टर में पढ़ा, F इज इक्वल टू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो M से M कैंसिल हो जाएगा। तो A की जो फाइनल फॉर्म आई वो हमारे पास है G इज इक्वल टू A इज इक्वल टू G - QE ओवर M। जस्ट पुट द वैल्यूज, और हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन सही बन रही है दैट इज चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन अ मैस m। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहे हैं, पिछले क्वेश्चन के बारे में कहा था कि नहीं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 में क्वेश्चन ही इसी तरह के आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जी, मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम द टू स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k1 एंड k2, ये शो किए हुए, इसका k1 है k2। अब टाइम पीरियड पे क्या असर होगा, यानी ये स्प्रिंग को दोनों हमने सीरीज में लगा दिया है, और इन केस ऑफ सीरीज यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में सीरीज जो है वो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ। इसका लॉन्ग क्वेश्चन
यानी बताया जाता है जब एमकेट की तैयारी करवाई जाती है। सिंपल आपने याद रखना है, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है सीरीज का। और इन केस ऑफ टोटल इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ओवर एडिशन, बस। और हमने सिंपल किया गया, के की जगह उसकी वैल्यू पुट की है और बटे के नीचे बटा है तो ऊपर चला जाता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर बन रहा है दैट इज डेल्टा इज आंसर। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये बड़ी मजे वाली ट्रिक है, जरा गौर से सुनिएगा, आपको ये अच्छी लगेगी, यकीनन अच्छी लगेगी। आपने KFC देखा होगा, यकीनन KFC का नाम लिया मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो देखिए ये रूल है बड़े मजे वाला। K से स्प्रिंग कांस्टेंट, F से फोकल लेंथ, C से कैपेसिटेंस। जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख के बताता हूँ, सीरीज के केस में हम सिंपल करते क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अप टू सोन चलते जाना है, जितना भी आएगा सीरीज के केस में। और हम पैरेलल के केस में क्या करते हैं, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, यही करते हैं ना पैरेलल के केस में, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन ये फार्मूले उलट हो जाते हैं इन तीनों के केस में, यानी KFC के रूल में ये फार्मूले तीनों मुख्तलिफ हो जाते हैं। याद रखना है आपने। अगर तो जैसे यहाँ पे किया था, ये सीरीज में लगे हुए हैं, हालांकि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में, लेकिन फिर भी हमने किया क्या, प्रोडक्ट ओवर एडिशन, यानी जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के केस में करते थे। तो ये याद रखने आपने फार्मूले। नेक्स्ट जी, a particle executing SHM with an amplitude of 20 centimeter and time period of 12 second. What is the minimum time required for it to move between 2 points 10 centimeter on either side of the mean position? Very important. यहाँ पे 1 सेकेंड। अभी आप सोच रहे होंगे, यानी कि अगर फर्ज करो ये सेंटर है, ये मैक्सिमीन पॉइंट्स है, तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ जाकर, यानी कि टोटल वाइब्रेशन करने का विद और यहाँ से फिर वापस आने तक का जो टोटल टाइम लगता है वो है जी हमारे पास 12 सेकेंड। अब स्टूडेंट करते हैं क्या है जी, एक दफ़ा इधर गया, 2 3 4 हुए, तो इसे हम 4 पे डिवाइड करते हैं। लो जी, सिंपल हमारे पास हमने डिवाइड किया और 3 आंसर आ गया। चार्ली इज द ऑप्शन नहीं, मैं बता दूं, चार्ली इज रॉन्ग, आंसर इज अल्फा। वाई आपने याद रखना है, जब सिंपल SHM के केस में जब बॉडी मीन टू एक्सट्रीम जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जब एक्सट्रीम टू मीन आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, आपने सिंपल याद रखना है। जब बॉडी टाइम क्या हुआ है, टाइम फॉर मीन टू हाफ, यानी उसने बताया हुआ है कि मीन टू हाफ मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब बॉडी मीन टू इस तरफ जाती है। तो हमने याद रखना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, T इज इक्वल टू T/6। T कितना दिया हुआ 12, और जस्ट डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 सेकेंड आंसर आ गया। एक और मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मकसद तो तैयारी करना है, तो क्वेश्चन सोल्व करना तो नहीं, यानी क्वेश्चन से ही तैयारी होगी। तो अगर तो आपको वो ये कहे, यानी यहाँ पे उसने एक हिंट क्या दिया था, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड, यानी ये हम उस वक्त लगाते हैं जब बॉडी जो है वो मीन टू एक्सट्रीम जाए, यहां से यहां मूव करे, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं T/12। हाँ, अगर वो कहता एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, इधर से एक्सट्रीम के मीन, तो फिर जो है वो हम लगाएंगे T/6। अब चूंकि उसने कह दिया कि बॉडी मूव क्या करती है, मिनिमम टाइम चाहिए, तो मुझे बताएं T/12 छोटा है कि T/6 छोटा है। डेफिनेटली डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो तो वैल्यू ओवरऑल छोटी हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू छोटी थी, तो इस वजह से हमने ये फार्मूला लगाया। अगर ये मिनिमम का वर्ड ना यूज करता तो फिर ये भी लगा सकते थे। चलें जी, नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यू आज की वीडियो का, इफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द टाइम पीरियड विल बी। सिंपल, जो उसने कहा हुआ है जस्ट उसे इक्वेट करें। क्या कहता है जी, उसने कहा जी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल हैं, तो मुझे बताएं ये x0 कैंसिल हो गया, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल बचा 1, यहाँ पे बचा ओमेगा हम लिख सकते हैं 2π/t, t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2π, पाई को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है और गेट द आंसर। तो ये देखें कितने ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी तरीके से हमने सोल्व किए।
मेरा इरादा था कि सिंपल बैकग्राउंड म्यूजिक चला के वीडियो बना दिया करूं, लेकिन आप लोग ने चाहा कि यानी कि इस तरह पसंद किया है कि मैं खुद एक्सप्लेन करूं आके, तो मुझे खुशी है इस बात की। तो यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस करना क्या है जी, नीचे रेड कलर का एक छोटा सा बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।